So in this video, we'll discuss about another simple harmonic motion, which is simple pendulum. So this is simple pendulum. Simple pendulum का time period हमें derive करना है, which is important. What is simple pendulum? घड़ी में आपने clock में देखा होगा. Simple pendulum. It's just a string, and there is a bob, and this bob executes SHM. पहले ये इधर जाएगा, फिर इधर आएगा, फिर इधर जाएगा, फिर इधर जाएगा. इस तरह से ये SHM एग्जीक्यूट करेगा. तो मान लेते हैं हम यहाँ से ये दूसरी पोजीशन पे गया. मीन पोजीशन मतलब मीन पोजीशन नहीं है, एक एनी पोजीशन अपार्ट फ्रॉम मीन पोजीशन ये यहाँ तक गया. हमने ऐसा इतना एंगुलर डिस्प्लेसमेंट प्रोवाइड करा. ठीक है, ये आपकी मीन पोजीशन होती है बेसिक. ये आपकी मीन पोजीशन होती है. मीन पोजीशन से आपने थीटा इसको डिस्प्लेस किया. अब व्हाट आर द फोर्सेस एक्टिंग ऑन दिस बॉब? So the first force which is acting is downward, which is gravitational force. Another force is the tension in the string. ठीक है, and the next force which is it's almost that is देखिए यहाँ पर ये दो forces act कर रहे हैं, तो इन दो forces को हम split कर लेते हैं. तो सबसे पहले अगर मैं यहाँ पर ये जो mg लग रहा है, दिस इज mg एंड दिस इज टेंशन t. तो अगर मैं इस mg को स्प्लिट करूँ टू पार्ट में, तो एक एम जी यहाँ पर और एक एम जी नॉर्मल, ये दो फोर्स में मैं इसे स्प्लिट करना चाहता हूँ, रिजॉल्व करना चाहता हूँ. तो ये एंगल भी थीटा होगा कोरेस्पॉन्डिंग एंगल से. तो ये वाला कंपोनेंट क्या हो जाएगा आपका एम जी कॉस थीटा, और ये कंपोनेंट हो जाएगा आपका एम जी साइन थीटा. ठीक है, तो एम जी को मैंने दो पार्ट में रिजॉल्व कर दिया. अब देखिए आप, ये जो एम जी साइन थीटा है, दिस इज प्लेइंग द रोल ऑफ रीस्टोरिंग फोर्स. तो यहाँ पर अगर हम मेनली रीस्टोरिंग फोर्स की बात करें, तो दिस एम जी साइन थीटा इज द रीस्टोरिंग फोर्स. तो रीस्टोरिंग फोर्स इज एम जी साइन थीटा. रीस्टोरिंग है माइनस इसीलिए लगाएंगे हम क्योंकि वो वापस लाने की कोशिश कर रहा है. तो एम जी साइन थीटा इज प्लेइंग द रोल ऑफ रीस्टोरिंग फोर्स. और एम जी कॉस थीटा तो अलोंग द लाइन लग रहा है, परपेंडिकुलर है, तो वो वापस नहीं लाएगा. वापस जो आपका एस एच एम होता है उसमें वापस जो लाने, जैसे स्प्रिंग फोर्स माइनस के एक्स वापस लाता है, जैसे यहाँ पर रिस्टोरिंग फोर्स माइनस एम जी साइन थीटा है. एंड एस थीटा इज स्मॉल, हमने दिखाया बड़ा है लेकिन ये बहुत छोटा है. थीटे की हम बात कर रहे हैं. दिस थीटा इज स्मॉल. और जब भी थीटा स्मॉल होता है तो साइन थीटा इज ऑलमोस्ट इक्वल टू थीटा. तो साइन थीटा इज ऑलमोस्ट इक्वल टू थीटा. तो ये जो आपका रीस्टोरिंग फोर्स आपने लिखा है, ये रीस्टोरिंग फोर्स हो जाएगा आपका माइनस एम जी थीटा. ठीक है, क्योंकि थीटा आपका जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है वो है आपका, तो ये माइनस एम जी थीटा हो गया. ठीक है. अब यहाँ पर अगर हम ये इसे ड्रॉ करें तो इट्स लाइक एन आर्क. ये आर्क हो गया एक तरह से स्मॉल आर्क. ये आपकी लेंथ है, ये स्ट्रिंग की लेंथ है, इज द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग. ठीक है, और ये आपका x जो है वो डिस्प्लेसमेंट हुआ. तो थीटा की वैल्यू हम लिख सकते हैं, थीटा इज इक्वल्स टू क्या होगा, x अपॉन एल, डिस्प्लेसमेंट अपॉन रेडियस, और रेडियस एल का रोल प्ले करिए, तो थीटा इज इक्वल्स टू x बाय एल. तो ये थीटा की वैल्यू हम यहाँ पर पुट कर सकते हैं. तो f इज इक्वल्स टू माइनस एम जी, और थीटा की जगह हम क्या लिख सकते हैं, x बाय एल. ये हमने वैल्यू पुट कर दी x बाय. नाउ फोर्स इज इक्वल्स टू क्या होता है, मास इनटू एक्सीलरेशन. तो फोर्स की जगह हम लिख सकते हैं मास इनटू एक्सीलरेशन इज इक्वल्स टू माइनस एम जी एक्स बाय एल. ओके. नाउ एक्सीलरेशन इज इक्वल्स टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स होता है, ये हमें पता है. तो एक्सीलरेशन की जगह लिख दिया हमने माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स फॉर एस एच एम. तो दिस इज माइनस एम जी एक्स बाय एल. अब देखिए क्या क्या कैंसिल हो रहा है, एम से एम कैंसिल हो रहा है, नेगेटिव साइन से नेगेटिव साइन कैंसिल हो रहा है, एक्स से एक्स कैंसिल हो रहा है. तो यहाँ पर आपके पास एक रिलेशन आ रहा है दैट ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल्स टू जी बाय एल. ठीक है, ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल्स टू जी बाय एल, मतलब ओमेगा इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ जी बाय एल. ये आपके पास रिलेशन आया, ओमेगा इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ जी बाय एल. और ओमेगा इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ जी बाय एल. ओमेगा की वैल्यू हमें पता है, टू पाई बाय कैपिटल टी होती है. टू पाई बाय कैपिटल टी इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ जी बाय एल.
इसका मतलब टाइम पीरियड आ जाएगा हमारे पास, और टाइम पीरियड आएगा 2 पाई अंडर रूट ऑफ L/G। तो दिस इज द टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम। सिंपल पेंडुलम के टाइम पीरियड का डेरिवेशन है। ठीक है, तो this is the derivation for time period of simple pendulum. This is the derivation for time period of simple pendulum. अब देखते हैं इसके कुछ क्वेश्चन अगर एनसीईआरटी में है तो। एक सिंपल सा क्वेश्चन हो सकता है, माइट बी देयर। देखिए सिंपल सा क्वेश्चन है, व्हाट इज द लेंथ ऑफ सिंपल पेंडुलम विच टिक्स सेकेंड? 14.9। 14.9। What is the length of a simple pendulum a which ticks second? तो ये t इज इक्वल्स टू, यहाँ पर प्रिंटिंग मिस्टेक है, 2 पाई अंडर रूट L/G। तो L इज इक्वल्स टू होगा T²G अपॉन ये 4 पाई स्क्वायर होगा एक तरह से। ठीक है, तो L इज इक्वल्स टू G T² अपॉन 4 पाई स्क्वायर। अब आपको G की वैल्यू पता है, पाई की वैल्यू पता है। विच टिक्स सेकेंड, तो जो सेकेंड पेंडुलम होता है उसका टाइम पीरियड 2 सेकेंड होता है। ठीक है, तो यहाँ पर टाइम पीरियड की जगह हमने 2 सेकेंड रख दिया, और जी की जगह 9.8, टाइम पीरियड की जगह 2 रखा तो ये 4 हो गया, और यहाँ पर 4 पाई स्क्वायर। ठीक है, और इसे हमने सॉल्व किया तो टाइम पीरियड आ जाएगा आपका, लेंथ आ जाएगी, जो लेंथ हमने निकालना है दैट लेंथ इज इक्वल्स टू 1 मीटर। इज दैट क्लियर? तो ये हमारा 14.9 क्वेश्चन हो गया एक तरह से। ठीक है, अब इसके बाद कुछ डिसिपेटिव फोर्सेस होते हैं, उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। सिंपल पेंडुलम जो आपका, अगर आपने एक बार किसी को रिलीज करके छोड़ दिया तो वो हमेशा सिंपल पेंडुलम एग्जीक्यूट नहीं करेगा। हमें पता है कि अगर आपने एक स्ट्रिंग ली, ये स्ट्रिंग ली और उसके नीचे आपने बॉब बांध दिया, और आपने यहाँ पर राइट एक्सट्रीम पे आप ले गए और यहाँ पर ले जाके आपने रिलीज करा, तो ये इधर आएगा फिर वापस एग्जीक्यूट, लेकिन हमें पता है कि ये थोड़ी देर बाद रुक जाएगा। जैसे झूला होता है आपका, आप झूले को थोड़ा सा पुश करते हैं तो वो हमेशा थोड़ी चलता है, थोड़ी देर जाकर रुक जाता है। तो रुकता क्यों है वो? बिकॉज ऑफ डैम्पिंग फोर्स। जो रेजिस्टिव फोर्स एक्ट करते हैं वो डैम्पिंग का रोल प्ले करते हैं। तो अगर ऑसिलेशन की हम बात करें तो ऑसिलेशंस को हम कुछ कैटेगरी में बांट सकते हैं। ठीक है, ऑसिलेशन एक हो जाएगा आपका फ्री ऑसिलेशन, एक हो जाएगा डैम्प्ड ऑसिलेशन, और एक हो जाएगा मेंटेन्ड ऑसिलेशन। तो एक है आपका फ्री, एक है डैम्प्ड, और एक है आपका मेंटेन्ड ऑसिलेशन। तीनों में डिफरेंस क्या है वो देख लेते हैं हम। फ्री ऑसिलेशन वो कहलाता है कि अगर आपने उसे इक्विलिब्रियम पोजीशन से थोड़ा सा भी डिस्प्लेस किया तो वो अपनी नेचुरल फ्रीक्वेंसी से ऑसिलेट कर रहा है, फ्री ऑसिलेशन। और यहाँ पर कोई भी डैम्पिंग फोर्स नहीं, हम ये मान रहे हैं कि फ्री ऑसिलेशन मतलब वैक्यूम में आप एक तरह से ऑसिलेट कर रहे हैं, देयर इज नो डैम्पिंग फोर्स, कुछ भी डैम्पिंग फोर्स नहीं है। तो ये अपनी नेचुरल फ्रीक्वेंसी जो है T इज इक्वल्स टू 2 पाई अंडर रूट ऑफ L/G, इस नेचुरल टाइम पीरियड से जो ऑसिलेट करेगा। और इसका एम्पलीट्यूड कम नहीं होगा। एम्पलीट्यूड मतलब कि ये जितना पहली बार ए गया अगर राइट एक्सट्रीम में, तो हर बार ये ए ही जाएगा, तो एम्पलीट्यूड इसका कम नहीं होगा। तो इसका जो ग्राफ बनेगा फ्री ऑसिलेशन का, इसका एम्पलीट्यूड कम नहीं होगा। देखिए इस तरह से इसका ग्राफ हम बना सकते हैं। जैसे ये ऊपर आपने ले लिया ये एम्पलीट्यूड इतना, तो नीचे भी आपने ले लिया 1 2 3 इतना। तो यहाँ पर जब आप इसका ग्राफ बनाएंगे तो ये ग्राफ कुछ इस तरह से चलेगा। ये इस तरह से चल रहा है, ये एम्पलीट्यूड कम नहीं हो रहा है। मतलब झूला आपने दिया तो हमेशा झूला चलते ही जा रहा है सेम एम्पलीट्यूड से, जितना ऊपर आपने पहली बार करा था वो चलते ही जा रहा है, कम नहीं हो रहा है। तो ये वैक्यूम में हो सकता है क्योंकि वहां पर कोई डैम्पिंग फोर्स है नहीं। तो यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ एम्पलीट्यूड की, और ये है आपका टाइम के साथ में एम्पलीट्यूड चेंज नहीं होगा, ये फ्री ऑसिलेशन होता है। अब हम रियल लाइफ में तो फ्री ऑसिलेशन पॉसिबल है नहीं, एयर रेजिस्टिव फोर्स होगा।
तो डैम्पिंग फोर्स विल बी देयर। तो अब हम बात करते हैं डैम्प्ड ऑसिलेशन क्या होता है। ये बात करी हमने फ्री ऑसिलेशन की, तो सेकंड वाला है हमारा डैम्प्ड ऑसिलेशन। डैम्प्ड ऑसिलेशन क्या है वो देखते हैं। देखिए डैम्प्ड ऑसिलेशन में जब आपका सिंपल पेंडुलम को अगर आप मीन पोजीशन से डिस्प्लेस करते हैं, तो डिस्प्लेस करने के बाद में जब ये वापस आता है तो देर आर टू फोर्सेस एक्टिंग। पहला फोर्स तो हमें पता है माइनस के एक्स एक्ट कर रहा है। एक और फोर्स होता है जो रेजिस्टिव फोर्स होता है, जिसको हम कहते हैं ड्रैग फोर्स। तो ये ड्रैग फोर्स होता है माइनस बी वी, वी वेयर वी इज द वेलोसिटी। जितनी ज्यादा वेलोसिटी होगी उतना ज्यादा ड्रैग फोर्स लगेगा उसके ऊपर, एंड बी इज अ कांस्टेंट। तो अब जो टोटल फोर्स हो जाएगा इसके ऊपर, वो दोनों का एडिशन हो जाएगा। तो टोटल फोर्स विल बी माइनस के एक्स माइनस बी वी। ये आपका नेट फोर्स हो जाएगा। फोर्स को हम एम ए लिख सकते हैं, तो एम ए इज इक्वल्स टू माइनस के एक्स माइनस बी वी। और एक्सेलरेशन क्या होता है, डबल डिफरेंशिएशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, तो इसे हम लिख सकते हैं एम डे स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर, और माइनस के एक्स और वेलोसिटी को हम डिफरेंशिएशन कर सकते हैं लाइक डिस्प्लेसमेंट, तो माइनस डी एक्स बाई डी टी। इस तरह से हम लिख सकते हैं। तो इसको रीअरेंज करके हमारी फाइनल इक्वेशन कैसी बना सकते हैं, डी स्क्वायर एक्स डी टी स्क्वायर प्लस बी डी एक्स डी टी प्लस के एक्स इज इक्वल्स टू जीरो। ठीक है, ये है आपका एक्सीलरेशन, ये एक्सीलरेशन होता है ना। और ये जो होता है ना डी एक्स बाई डी टी, ये वेलोसिटी होता है। तो ये जो इक्वेशन बनी है दिस इज डिफरेंशियल इक्वेशन। ये जो इक्वेशन बनी है ना हमारी, दिस इज डिफरेंशियल इक्वेशन। ये कहलाती है आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन, जो आप मैथमेटिक्स में पढ़ते हैं। और इस डिफरेंशियल इक्वेशन का एक सॉल्यूशन होता है। अगर आप इसके सॉल्यूशन पे जाएंगे तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन का आपको सॉल्यूशन मिलता है, which is a part of mathematics, so I'm not going into deep into that. Just writing the solution that x, which is displacement, is equals to a e to the power minus bt upon 2m, एंड यहाँ पर आपका वही आ जाता है cos ओमेगा टी वगैरह। ठीक है, ये एज इट इज आ जाएगा। तो बस ये वाला पार्ट है जो नया आ जाता है, इतना सारा पार्ट ये डैम्पिंग की वजह से आता है। टी इज द टाइम, एम इज द मास, तो ये आपका नया एम्पलीट्यूड कहलाता है। दिस इज न्यू एम्पलीट्यूड, ये नया एम्पलीट्यूड है जिसे अपन एडैश कह सकते हैं। तो ये मेन चीज समझने वाली है कि एडैश की वैल्यू क्या आ रही है यहाँ पर, न्यू एम्पलीट्यूड एडैश इज इक्वल्स टू ए ओल्ड एम्पलीट्यूड एंड एक्सपोनेंशियल टू द पावर माइनस बी इज अ कांस्टेंट, टी इज टाइम एंड टू एंड एम इज मास। ठीक है, तो ये आपका रिलेशन होता है जो आपको काम में आएगा। ठीक है, तो दिस इज डैम्पिंग। मतलब अब इसका डायग्राम अगर बनाए तो डायग्राम कैसे बनेगा एम्पलीट्यूड का, वहां तो एम्पलीट्यूड एक जैसा चल रहा था, लेकिन यहाँ पर एक जैसा नहीं चलेगा, ये कम होता जाएगा। तो ये एम्पलीट्यूड, ठीक है, वाई एक्सिस पे मैंने बना दिया एम्पलीट्यूड और एक्स एक्सिस पे बना दिया टाइम। अब ये देखना यहाँ पर ये किस तरह से चेंज होगा। ये पहले तो एम्पलीट्यूड ज्यादा था आपका, लेकिन ये एम्पलीट्यूड धीरे धीरे कम होता जाएगा। ये इस तरह से देखो, ये कम होता जाएगा और फाइनली ये रुक जाएगा। जो हमारा रियल लाइफ में झूला होता है, अगर आपने झूले को एक बार पुश करके छोड़ दिया तो वो झूला ज्यादा स्पीड ज्यादा ऊंची तक जाएगा, फिर धीरे धीरे कम होता जाएगा। धीरे धीरे उसका जो डिस्प्लेसमेंट है मीन पोजीशन से, मीन पोजीशन मतलब ये वाली मीन पोजीशन होती है। ठीक है, तो पहले ये यहाँ पर जाएगा, फिर यहाँ तक आएगा, फिर यहाँ तक आएगा, फिर ये कम होते होते मीन पोजीशन पे रुक जाएगा। तो दैट इज डैम्प्ड ऑसिलेशन। और ये डैम्प्ड ऑसिलेशन का ये हमें एम्पलीट्यूड का मेन फॉर्मूला मिला कि एम्पलीट्यूड हमारा इस तरह से इसका कम हो जाता है डैम्प्ड ऑसिलेशन में। ठीक है, तो ये हमने बात कर ली डैम्प्ड ऑसिलेशन की। तो फ्री ऑसिलेशन हो गया, डैम्प्ड ऑसिलेशन हो गया। अब लास्ट ऑसिलेशन की हम बात कर लेते हैं, जिसे हम कहते हैं मेंटेन्ड ऑसिलेशन। ठीक है, तो लास्ट इज मेंटेन्ड ऑसिलेशन। डैम्प्ड ऑसिलेशन हमने देख लिया। अब बात करते हैं मेंटेन्ड ऑसिलेशन, जो थर्ड टाइप है आपका मेंटेन्ड ऑसिलेशन। मेंटेन्ड ऑसिलेशन में आप क्या करोगे, लगातार फोर्स लगाओगे। झूले को आपको चलाना है तो लगातार फोर्स लगाना पड़ेगा। दैट मीन्स यू हैव टू अप्लाई फोर्स, यू हैव टू अप्लाई कंटिन्यूअसली फोर्स, यू हैव टू अप्लाई कंटिन्यूअस फोर्स टू कीप द बॉडी इन एसएचएम। कंटिन्यूअस फोर्स आपको लगाना है टू कीप बॉडी इन एसएचएम।
एसएचएम में रखने के लिए आप कंटिन्यूअसली उसके ऊपर फोर्स लगाएंगे, तो ये वाला ऑसिलेशन आपका कहलाता है मेंटेन्ड ऑसिलेशन, या फिर फोर्स्ड ऑसिलेशन भी आप इसे कह सकते हैं कभी कभी। अब जो आप फोर्स लगा रहे हैं वो फोर्स दो तरह से हो सकता है। देखिए, आप फोर्स लगा रहे हैं तो वो जो फोर्स है दैट इज ड्राइविंग फोर्स, ये ड्राइविंग फोर्स है। तो ड्राइविंग फोर्स की भी अपनी एक फ्रीक्वेंसी होती है, ड्राइविंग फोर्स की एक फ्रीक्वेंसी होती है, मतलब कितने देर में आप फोर्स लगा रहे हैं। और एक बॉडी की अपनी नेचुरल फ्रीक्वेंसी होती है। ठीक है, तो मैं आपको एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ। फॉर एग्जांपल, एक झूला है, इस झूले की अपनी एक फ्रीक्वेंसी है। ये फॉर एग्जांपल एक झूला है ना, इसकी अपनी एक फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी क्या होती है, मतलब नंबर ऑफ ऑसिलेशन कंप्लीटेड इन 1 सेकेंड। तो इसकी पर्टिकुलर एक फ्रीक्वेंसी है। मान लो 1 सेकेंड में ये 2 ऑसिलेशन कंप्लीट कर रहा है। तो अगर आपकी फ्रीक्वेंसी और इसकी फ्रीक्वेंसी इंटीग्रल मल्टीपल है, मतलब मैचिंग हो गई बिल्कुल परफेक्ट। मैं क्या कहना चाहता हूँ अभी आपको एग्जांपल के थ्रू समझाऊंगा। फॉर एग्जांपल, ये झूला आपका आगे गया, इधर गया। ठीक है, आपने यहाँ से धक्का दिया, इधर गया, फिर इधर गया, फिर वापस आया, फिर वापस आया। अब जब ये वापस आके जस्ट रुकेगा और जैसे ही इधर चालू होगा ना, वैसे ही आपने इसे धक्का दिया, फोर्स। समझ रहे हो आप? जैसे ही वो इधर जाया वैसे ही आपने धक्का दिया, तो ये कहलाता है कि आपने फ्रीक्वेंसी मैच कर दी उसके साथ। जब जब वो ये राइट आर जो मैंने लिखा है यहाँ पर आया, और जैसे ही वो लेफ्ट की तरफ जाने की कोशिश करता है ना, उसी टाइम पे आप फोर्स लगाते हो। मतलब आपके फोर्स लगाने का जो सिंक्रोनाइजेशन है वो बहुत सही है। तो वो अगर सही है तो उसे हम क्या कहते हैं कि ड्राइविंग फोर्स की फ्रीक्वेंसी इस झूले की या इस बॉडी की नेचुरल फ्रीक्वेंसी से मैच हो गई। और जब भी ऐसा हो जाता है ना, तो वो हम कहते हैं रिजोनेंस। तो रिजोनेंस मतलब क्या होता है, अगर मैं रिजोनेंस की बात करूं तो रेजोनेंस होता क्या है, when the frequency of the driving force matches when the frequency of driving force matches with the natural frequency of the body, with the natural frequency of body, तो रिजोनेंस होता है। और जब रिजोनेंस होगा ना, तो एम्पलीट्यूड बहुत तेजी से बढ़ेगा, आपका झूला और ऊपर जाएगा और ऊपर जाएगा। तो जब भी रिजोनेंस होता है, एट रेजोनेंस, रेजोनेंस जब होता है ना, तो एम्पलीट्यूड बहुत तेजी से बढ़ता है। When at resonance the amplitude increases much rapidly, बहुत तेजी से आपका एम्पलीट्यूड बढ़ता है। ये रेजोनेंस की खासियत होती है। अब ये रेजोनेंस कहीं पर तो आप चाहेंगे, कहीं पर नहीं चाहेंगे। फॉर एग्जांपल, एरोप्लेन की बात करें, एरोप्लेन में अगर आपके बॉडी पार्ट्स हैं, हर पार्ट का अपना एक, जैसे जो आपके एरोप्लेन के अंदर जो पार्ट्स होते हैं, जो मैकेनिकल पार्ट्स होते हैं, जैसे बियरिंग हो गया, एंड अदर फेन वगैरह हो गए, हर एक की अपनी एक फ्रिक्वेंसी होती है, हर कोई वाइब्रेट कर रहा होता है। अब मान लो एरोप्लेन ऐसी स्पीड से चल रहा है कि एक ड्राइविंग बाहर से एयर एक फोर्स लगा गई है, और उसकी फ्रीक्वेंसी और अंदर जो पर्टिकुलर एक मैकेनिकल बॉडी है उसकी फ्रीक्वेंसी के साथ मैच हो जाती है। तो वो अंदर जो कंपोनेंट है ना, बेरिंग वगैरह है या जो भी मैकेनिकल कंपोनेंट है, वो बहुत तेजी से वाइब्रेट करने लगेगा, बहुत ज्यादा वाइब्रेट करने लगेगा, तो फिर डैमेज हो सकता है। तो वो नेचुरल फ्रीक्वेंसी के साथ अगर बाहर की फ्रीक्वेंसी मैच हो जाती है ना, तो फिर डैमेज हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, एक ब्रिज है, ब्रिज की एक हिलने की फ्रीक्वेंसी होती है। जो ब्रिज है ना, वो ब्रिज अगर आपने बनाया, ब्रिज बनाया, तो ये हल्का सा ऊपर नीचे होता है हवा की वजह से। अब फॉर एग्जांपल, कुछ मिलिट्री आई और मिलिट्री ने मार्चिंग स्टार्ट कर दी ब्रिज के ऊपर। तो मिलिट्री की मार्चिंग की फ्रीक्वेंसी और इसकी ब्रिज की नेचुरल फ्रीक्वेंसी अगर मैच हो गई ना, तो ये ब्रिज जो है ना वो बहुत ज्यादा एम्पलीट्यूड से वाइब्रेट करने लग जाएगा, ऊपर नीचे ऊपर नीचे, तो ये ब्रिज टूट सकता है। तो resonance is some where it is important, and somewhere it is desirable, and somewhere it is undesirable। desirable कहाँ पर होगा? फॉर एग्जाम्पल, आपका जो रेडियो होता है, एफएम रेडियो, उसमें हर पर्टिकुलर चैनल की अपनी एक फ्रीक्वेंसी होती है। आप अपने रेडियो सेट को एक फ्रीक्वेंसी पे सेट करते हो। तो जिस फ्रीक्वेंसी पे रेडियो, आपका जो रेडियो डिवाइस है, उसकी फ्रीक्वेंसी जिस पर्टिकुलर चैनल के साथ मैच कर जाती है, वहाँ रेजोनेंस ऑकर हो जाता है, और वहाँ पर आपका जो रेडियो है वो रुक जाता है, मतलब वो सिग्नल को कैच करने लग जाता है। तो वहाँ पर भी आप एक तरह से रेजोनेंस का यूज करते हैं। ठीक है।
तो दिस वाज रेजोनेंस। एक एग्जांपल ले लेते हैं हम जो एनसीईआरटी में दे के रखा है लास्ट में, उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। देखिए ये क्वेश्चन भी हमें सॉल्व करना है, क्वेश्चन भी हम सॉल्व करेंगे, पहले हम ये एग्जांपल के बारे में देख लेते हैं। देखो फॉर एग्जांपल ये यहाँ पर कुछ फिगर्स दे रखे हैं आपको। अब देखो कौन सी दो फिगर्स की लेंथ सेम है, ये 1 और 4 की लेंथ सेम है, और हमें पता है कि टाइम पीरियड इज इक्वल्स टू 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी होता है, और फ्रीक्वेंसी क्या होती है, इसका अपोजिट 1/2 पाई अंडर रूट ऑफ एल बाई जी। मतलब फ्रीक्वेंसी एल पे डिपेंड कर रही है, मतलब ये 1 और 4 की फ्रीक्वेंसी सेम है। अब अगर वन वन को आपने स्टार्ट किया तो वन इज प्लेइंग एज अ ड्राइविंग, ये ड्राइवर है आपका, है ना। आपने इसको डिस्प्लेस किया तो ये 2 को डिस्प्लेस करेगा, 2 वाला 3 को डिस्प्लेस करेगा, 3 वाला 4 को, 4 वाला 5 को। तो 1 जो है वो सभी को चला रहा है। लेकिन अगर आप 1 को देखो तो 1 की फ्रीक्वेंसी किसके साथ मैच कर रही है, 4 के साथ। तो 1 और 4 के बीच में हो जाएगा रेजोनेंस, तो 4 का डिस्प्लेसमेंट सबसे ज्यादा होगा। 2, 3 और 5 ये चलने वाले नहीं है, इनका डिस्प्लेसमेंट खत्म होता जाएगा। लेकिन 1 का जो मैचिंग होगी फ्रीक्वेंसी की वो 4 के साथ होगी, इसलिए 1 और 4 का रेजोनेंस ऑकर होगा। ये चीज आपको इस क्वेश्चन में समझाई गई है। अब हम बात करते हैं वो न्यूमेरिकल की, जो एक न्यूमेरिकल ऊपर रह गया है, वो क्वेश्चन करके हमारा चैप्टर पूरा कंप्लीट हो जाएगा। लेट्स सी दिस क्वेश्चन, है ना। ये क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं हमारा, तो ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो जाएगा। 14.10, फॉर अ डैम्प्ड ऑसिलेटर शोन इन द फिगर द मास m of the block is 200 किलोग्राम। लेट मी ओपन अ नोटपैड। नोटपैड को हम शॉर्ट कर लेते हैं, पहले देख लेते हैं क्या क्या चीज़ें दी हुई है। तो सबसे पहले आपका मास दे रखा है 200 ग्राम। ठीक है, मास आपका 200 ग्राम दे रखा है, मतलब किलोग्राम में कन्वर्ट करेंगे तो 0.2 किलोग्राम। और के की वैल्यू दे रखी है 90, एसआई यूनिट में दे रखी है न्यूटन पर मीटर। एंड द डैम्पिंग कांस्टेंट बी इज, बी की वैल्यू दे रखी है, डैम्पिंग कांस्टेंट, वेरी गुड। बी की वैल्यू दे रखी है हमें, तो बी की वैल्यू इन्होंने 40 ग्राम पर सेकेंड है, तो हम किलोग्राम में कन्वर्ट कर लेते हैं, 0.04 किलोग्राम पर सेकेंड। बी की वैल्यू दे रखी है। कैलकुलेट द पीरियड ऑफ ऑसिलेशन, पीरियड निकालना है आपको ऑसिलेशन का, तो वो तो बहुत आसान है। पहली चीज टी इज इक्वल्स टू 2 पाई अंडर रूट ऑफ m बाई के। अब देखो यार, सब दे रखा है, एम दे रखा है, के दे रखा है, सब कुछ दे रखा है, तो ये हमारा टाइम पीरियड तो इजीली आ जाएगा, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं। सेकंड वाला देखते हैं, द टाइम टेकन फॉर इट्स एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन टू ड्रॉप हाफ ऑफ इट्स इनिशियल वैल्यू। ठीक है, अब देखो मैं आपको बताता हूँ, जो हमने एम्पलीट्यूड का फॉर्मूला निकाला था ये रहा आपका, ये वाला फॉर्मूले की बात कर रहे हैं, ये वाला ए डैश इज इक्वल्स टू ए ई टू द पावर माइनस बी टी अपॉन 2 है ना। ये फॉर्मूला हम लिखने वाले हैं, तो वहां पर हम लिख लेते हैं ये वाला फॉर्मूला। अब इसको थोड़ा सा हम बड़ा कर लेते हैं, और फॉर्मूला लिख लेते हैं ए डैश इज इक्वल्स टू ए ई टू द पावर माइनस पी टी अपॉन 2m, है ना। ये हमारा फॉर्मूला था, ये फॉर्मूला। आप क्वेश्चन देख लेते हैं, क्या क्वेश्चन पूछा है उसने। वो टाइम बताना है, टाइम टेकन फॉर द एम्पलीट्यूड ऑफ ड्रॉप इट्स हाफ ऑफ इट्स एडेश, जब हाफ हो जाए ना वो, मतलब वो ये कहना चाह रहा है आपको कि वो टाइम बताइए जब एडेश कितना हो जाए, ए का आधा हो जाए। तो हम क्या करते हैं, ये एडेश में a/2 रख देते हैं, और इधर a ई टू द पावर माइनस बी, और ये टाइम आपको निकालना है 2m। तो ये a से a कैंसल, ये आ गया 1/2 इज इक्वल्स टू e टू द पावर माइनस बी टी अपॉन 2m। और ये माइनस में है तो दोनों को इन्वर्ट कर देते हैं, तो 2 इज इक्वल्स टू ई टू द पावर बी टी अपॉन 2m। ये e दे जाएगा तो ये log हो जाएगा, तो log ऑफ 2 इज इक्वल्स टू बी टी अपॉन 2m। समझ में आ रहा है। अब ये आपका, है ना, log ऑफ 2 निकाल लिया हमने, और log ऑफ 2, तो ये log 2, हमको तो टाइम निकालना है, तो log 2 इंटू एम, एम दे रखा है देखो 0.2, तो एम की वैल्यू रख दी 0.2। मैं आपको डायरेक्टली यहाँ पर सिर्फ वैल्यू नहीं पुट करता हूँ, लिख देता हूँ, तो आपको समझ में आ जाएगा। log 2 तो ये हमने निकाल लिया, इंटू 2 इंटू m ये निकाल लिया, और b से हमने डिवाइड कर दिया, तो ये हमारा टाइम आ जाएगा। अब देखो यहाँ पर log 2 की वैल्यू आपको पता है, 2 पता है, m दे रखा है और b दे रखा है, तो टाइम आ गया आपका। तो ये टाइम आ गया आपका, दिस इज कॉल्ड हाफ लाइफ टाइम। ये आधा हो जाए एम्पलीट्यूड, हाफ लाइफ टाइम कहते हैं आप इसे, तो ये वैल्यू इजीली यहाँ पर आ जाएगी। ठीक है, तो ये हमारा बी पार्ट हो गया, सेकेंड वाला। अब हम देखते हैं सी पार्ट, थर्ड वाले पार्ट में क्या कहा है। पहले मुझे इसे इरेज करना पड़ेगा, इरेज कर लेते हैं।
और फिर हम देखते हैं थर्ड वाला पार्ट में क्या पूछा है। थर्ड वाला, द टाइम टेकन फॉर इट्स मैकेनिकल एनर्जी टू ड्रॉप टू हाफ इट्स इनिशियल वैल्यू। मैकेनिकल एनर्जी, तो मैकेनिकल एनर्जी भी एम्पलीट्यूड पर ही डिपेंड करती है। ठीक है, मैकेनिकल एनर्जी भी एम्पलीट्यूड पर डिपेंड करती है। तो यहाँ पर मैं इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन यहाँ पर कर रहा हूँ। मैकेनिकल एनर्जी का अगर हम सी वाला पोर्शन देखें तो मैकेनिकल एनर्जी जो होती है आपकी वो भी एम्पलीट्यूड पर डिपेंड करेगी। तो मैकेनिकल एनर्जी इज इक्वल्स टू मैकेनिकल एनर्जी इनिशियल और एम्पलीट्यूड ई टू द पावर माइनस टी अपॉन। देखो मैकेनिकल एनर्जी का फॉर्मूला अगर मैं आपको बताऊं कि किस तरह से हम मैकेनिकल एनर्जी का फॉर्मूला निकाल सकते हैं, पहले वो मैं आपको बता देता हूँ। फिर हम देख लेंगे कि यहाँ पर इस क्वेश्चन में हम किस तरह से अप्लाई कर रहे हैं। देखो, सबसे पहले मैकेनिकल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ इंटू के इंटू ए स्क्वायर, ये होता है ना। तो यहाँ पर तो ए डैश हो चुका है, तो हाफ के ए डैश स्क्वायर, और ए डैश हमें पता है, ए डैश इज इक्वल्स टू होता है ए ई टू द पावर माइनस बी टी अपॉन टू एम। तो ये जो ए डैश की वैल्यू है ना, वो ए डैश की वैल्यू हम यहाँ पर पुट कर देंगे। तो मैकेनिकल एनर्जी आ जाएगा हमारा हाफ के ए ई टू द पावर माइनस बी टी अपॉन टू एम, और इसके पूरे का स्क्वायर। अब ये स्क्वायर लगेगा ना जब, तो ये टू से टू कैंसिल हो जाएगा। तो देखो मैकेनिकल एनर्जी का फॉर्मूला क्या आ रहा है, हाफ के ए ई टू द पावर माइनस बी टी अपॉन एम, ये ए स्क्वायर हो जाएगा। ये फॉर्मूला है आपका। ठीक है, अब आपको उस टाइम पे मैकेनिकल एनर्जी निकालना है, इस क्वेश्चन में पूछा है। तो मैकेनिकल एनर्जी इज इक्वल्स टू हाफ के ए स्क्वायर, ये ए आपका इनिशियल वाला है ना, फाइनल वाला नहीं है, ई माइनस बी, और ये टाइम वो है जो आपने हाफ लाइफ टाइम निकाला अभी, जो आपने निकाला अपॉन एम। अब यहाँ पर इस क्वेश्चन में क्या आपको के की वैल्यू दे रखी है, ए आपको इनिशियल वाला पता ही है, बी आपको दे रखा, और टी अपन ने जस्ट सेकेंड वाले पार्ट में निकाला, और एम आपको पता है, तो ये मैकेनिकल एनर्जी आ जाएगी। दैट वाज इजी। तो ये हमारा पूरा चैप्टर, ऑसिलेशन का चैप्टर कंप्लीट हुआ। ठीक है, अब हम जो इसके डाउट्स हैं वो गूगल मीट में डिस्कस करेंगे, एंड देन विल स्टार्ट द लास्ट चैप्टर दैट इज वेव। सो थैंक यू।